हेलो एवरीवन, हमारा सेल्स का चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने लास्ट क्लास में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन और स्ट्रक्चर करे थे। तो टोटल हमारी सेल्स में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट थे, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो है हमारा न्यूक्लियस। ओके, आज जो हम करेंगे वो करेंगे न्यूक्लियस। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन आउटर पार्ट थे और न्यूक्लियस हमारा कहाँ पे था? एक प्लांट सेल्स के अंदर एक कॉर्नर में, क्योंकि इसका 90% पार्ट कौन कवर कर रही थी? ए वैक्यूल। तो आज हम न्यूक्लियस के बारे में ही पूरी स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियस कैसे बना हुआ होता है, उसकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, उसका फंक्शन क्या होता है। तो फर्स्टली द न्यूक्लियस हैज ए डबल लेयर्ड कवरिंग, कि न्यूक्लियस जो होता है उस पे डबल लेयर्ड कवरिंग होती है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हमेशा डबल वॉल की बनी हुई होती है। ठीक है। सेकेंड थिंग क्या होती है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पोर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनका फंक्शन क्या होता है? अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल सेल टू न्यूक्लियस और न्यूक्लियस टू सेल, दैट मीन्स साइटोप्लाज्म, की यहां से जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में आएगा और साइटोप्लाज्म से मटेरियल वापस सेल्स में जो जाए, उसमें न्यूक्लियस में जो जाएगा वो हमारा किसकी हेल्प से जाएगा? न्यूक्लियर पोर की हेल्प से जाएगा। ये फंक्शन होता है हमारे न्यूक्लियर पोर का। उसके बाद अब जो हमारी सेल्स की अंदर की स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस है जो हमारा, उसमें हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट न्यूक्लियोलस, सेकेंड क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर जो होता है हमारा और जो न्यूक्लियोलस होती है, किसके अंदर फ्लोटिंग करते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर हमारा साइटोप्लाज्म था, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो प्लाज्मा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और सेल वाले को साइटोप्लाज्म बोल रहे थे। ठीक है। जो ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये किसी भी सेल को या सेल के अंदर के सेल ऑर्गेनल्स को या न्यूक्लियस को लिविंग बनाता है। जिन चीजों के अंदर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है वही लिविंग्स कहलाती है हमारी। ओके। और जो इसकी डिस्कवरी की थी वो पुरकिंजे ने की थी। जो हमारा साइटोप्लाज्म था, इसे टोटल प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, कि सेल के अंदर जो ये हमारा है साइटोप्लाज्म, और जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म, और टोटल जो हमारा ये कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। अगर इकट्ठे की हम इसकी बात करें तो इसे प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है। और इसकी डिस्कवरी जो की थी, जिसके बारे में पता लगाया था कि जितनी भी लिविंग चीजें होती हैं सब प्रोटोप्लाज्म से ही मिलकर बनी होती है, पुरकंजे ने पता लगाया था। उसके बाद अब हमारा क्या है? ठीक है, हमारा क्रोमेटिन फाइबर और हमारा न्यूक्लियोलस किसके अंदर फ्लोटिंग करते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर फ्लोटिंग करते हैं। अब हम इनकी स्ट्रक्चर्स देखते हैं। फर्स्ट न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होती है? न्यूक्लियोलस एक बहुत छोटी सी नॉन मेम्ब्रेन राउंडेड स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, विदाउट मेम्ब्रेन है ये। ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को कि जो न्यूक्लियोलस है उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती और एक छोटी सी राउंडेड स्ट्रक्चर्स होती है, जिसका मेन फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। यहाँ से बहुत सारे राइबोसोम्स का सिंथेसिस होता है, और जो क्या करते हैं कि इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द प्रोटीन सिंथेसिस और इन द हेल्प ऑफ द राइबोसोमल डीएनए, जो ये हमारे नेक्स्ट क्लास में आएंगे। उसके बाद साथ ही साथ इन चीजों को देखते हुए जो हमारा न्यूक्लियोलस होता है, इसे हम बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, क्योंकि बहुत सारे क्या कर रहा है? राइबोसोम्स को रिलीज कर रहा है, तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। उसके बाद सेकंड है हमारा क्रोमेटिन फाइबर। ये हमारे क्रोमेटिन फाइबर होते हैं। अब जो हमारे क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, वैसे तो देखने में ऐसे लगता है बारीक धागे जैसी स्ट्रक्चर, लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन का टाइम आता है, हमारे क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होके थिक हो जाते हैं
और अब ये हमारे कहलाते हैं क्रोमोसोम्स। जब हमारे क्रोमेटिन फाइबर सेल डिवीजन के टाइम पे कंडेंस हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं, तब हम इन्हें बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स हमारे क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस फॉर कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर इंफॉर्मेशन भरी हुई होती है कैरेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट्स से जनरेशन तक लेके जाने की डीएनए की फॉर्म में। ये क्रोमोसोम्स के अंदर हमारा डीएनए पाया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारा क्रोमोसोम्स होता है, हम उसे ये भी कह सकते हैं कि वो दो चीजों से मिलके बना हुआ होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन। इन दो चीजों से हमारा क्रोमोसोम्स बना हुआ होता है। फिर क्या होता है कि अब जो हमारा क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, ये हमारा नेसेसरी है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अगर डीएनए नहीं होगा तो भी क्रोमोसोम्स कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं भेज पाएंगे। ओके। और डीएनए सारा फंक्शन कैसे करता है? डीएनए के अंदर क्या होता है? डीएनए के अंदर भी एक फंक्शनल यूनिट होती है, डेट इज कॉल्ड द जीन्स। डीएनए के अंदर एक फंक्शनल यूनिट होती है, डेट इज कॉल्ड द जीन्स। और हम ये भी बोल सकते हैं कि द फंक्शनल सेगमेंट यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड द जीन्स, जिसका मेन फंक्शन होता है कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर जाना। ठीक है, समझ में आया? चलो एक बार हम फटाफट पूरी स्ट्रक्चर्स को रिकैप कर लेते हैं। न्यूक्लियस कहाँ पे पाया जाता है? एनिमल सेल्स में मिडिल में, और प्लांट सेल्स में एक साइड पार्ट में पाया जाता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेन के बीच में छोटे छोटे पोर होते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और इन पोर का फंक्शन क्या होता है? हमारा जो साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसे ट्रांसफर करना, सेल टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस टू सेल। ठीक है। उसके बाद हमारी पूरे न्यूक्लियस में क्या भरा हुआ होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, जो क्या है? एक लिविंग मटेरियल है। फिर उस लिविंग मटेरियल में हमारे न्यूक्लियस के दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन फाइबर। न्यूक्लियोलस को हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? बहुत सारे राइबोसोम्स का सिंथेसिस करता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्रोमेटिन फाइबर सेल डिवीजन के टाइम पे क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस होके थिक हो जाते हैं और हमें इस तरीके से दिखाई देते हैं रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स में, और ये हमारे कहलाते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन्स। जीन्स हमारा क्या है? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए, जो क्या करता है? सारी इंफॉर्मेशंस को अपने अंदर कलेक्ट करके एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाता है, पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में। जैसे आप देखते हो कि कहते हैं कि इस बच्चे की आईज तो बिल्कुल अपने पापा पे है, या इसके हेयर तो अपनी बिल्कुल मम्मी पे हैं। तो जो ये कैरेक्टर्स मिलते हैं हमें हमारे पेरेंट्स से, ये कौन लेके आते हैं? जीन्स लेके आते हैं। जीन्स किसकी हेल्प से लेके आते हैं? डीएनए की हेल्प से। और डीएनए किसकी हेल्प से? क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स किसकी? हमारे न्यूक्लियस। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं फंक्शंस में कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? मेन न्यूक्लियस का फंक्शन है इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करना। ठीक है, ये भी हमारा इसके फंक्शंस के अंदर आता है। अब अगर हम प्रॉपरली इसके फंक्शंस की बात करें तो दूसरा इसका फंक्शन होगा मेन, इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स। की सेल्स के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है, और इसीलिए हम न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। जो हमारा न्यूक्लियस है ये ब्रेन ऑफ द सेल भी कहलाता है, ब्रेन ऑफ द सेल। इस चीज के कारण, सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के कारण। या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो इस तरीके से सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है जैसे एक कंप्यूटर में सीपीयू करता है। ओके। सेकेंड फंक्शन इसका जो होता है वो होता है हमारा
कि न्यूक्लियस प्ले ए सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, कि जो न्यूक्लियस है वो एक सेंट्रल रोल प्ले करता है सेल्स के रिप्रोडक्शन में, क्योंकि हमारी जो सेल्स होती है वो जब डिवाइड होती है न्यूक्लियस के हेल्प से ही डिवाइड होती है। न्यूक्लियस लेंथ वाइज बढ़ जाता है, स्प्लिट हो जाता है और एक सेल दो पार्ट में टूट जाती है। ओके।